तो स्वागत बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं केवल एजुकेशन की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज विज्ञान की मैं अध्याय डाल चुका हूँ 14, ठीक है। आज ये वाला होगा आपका 15 अध्याय डालने वाला हूँ मैं। ये वाला जो बता रहा हूँ आपको 15 अध्याय होगा, जिसका नाम होगा आपका लोकतंत्र और विविधता और राजनीति के हिसाब से बात किया तो अध्याय 3 रहेंगे। ओके, और बता दूँ आपको कि इंग्लिश और विज्ञान ये मैं दोनों डाल चुका हूँ। ओके, इंग्लिश और विज्ञान दोनों डाल चुका हूँ। विज्ञान के 15 कर चुका हूँ और इंग्लिश की बात करूँ तो 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, मतलब पार्ट में आता है, उसमें अध्याय नहीं दिए इस वजह से। तो चलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बताऊंगा कि 15वां अध्याय समाज विज्ञान का जितना जल्दी हो सके क्या हम पूरे समाज विज्ञान के कर देंगे 2 या 3 दिन में, 3 या 4 दिन में अंदर कर देंगे। उसके बाद हिंदी भी स्टार्ट करनी है आपको, हिंदी भी बताना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम्स चांसेस हैं कि हो सकते हैं 18 से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो हम सुन रहे थे कि लॉकडाउन लगेगा या फिर चुनाव रद्द हुए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम्स होंगे, चुनाव भी होंगे, तो चुनाव अगर हुए तो एग्ज़ाम्स भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी देर की पहला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन क्या ऑप्शन सीधा आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी। उसकी जरूरत नहीं, मीरा कुमारी नहीं। आगे भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे कि अमेरिका में नागरिकता अधिकार आंदोलन चलाया था, कब से कब तक चलाया गया? तो आपका तीसरा क्या हो जाएगा? 54 से लेकर 68 तक, मतलब 1954 से लेकर 1968 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम चौथे की बात करते हैं। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस हैं, कौन है? आपके अमेरिकी धावक हैं टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवें की हम बात देख लेते हैं। पाँचवा क्या है कि ओलंपिक खिलाड़ी टॉमी स्मिथ व जॉन कार्लोस ने जीता, क्या जीता था? स्वर्ण और कांस किसने जीता था? जॉन कार्लोस ने, और स्वर्ण जीता था टॉमी स्मिथ ने। वाह ने मतलब दोनों ने क्या क्या स्वर्ण और कांस जीता। वो हो सकता है दोनों एक साथ ही जीता हो, पर अपना ऑप्शन क्या, अपना आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अब चलते हैं सत्य पे। ओके, शतशत की बात कर लेते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक में मौलिक अधिकार आवश्यक हैं, ये भी सही है। आगे की लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए सत्य मैं आपको बताऊँ सही है। आगे की अश्वेत शक्ति आंदोलन 1968 में उभरा, चौथे का ये गलत है। ओके, पाँचवा है कि टॉमी स्मिथ व जॉन कार्लोस एफ्रो अमेरिकन है, मतलब अफ्रीकी अमेरिकन है, जो बोलते हैं जैसे कि अमेरिका में रहने लगे कौन है, लेकिन ये अफ्रीका की उनकी जन्म उनका अफ्रीका का है, लेकिन कहाँ रहने लगे? अमेरिकी। या फिर उनके माँ बाप कहाँ के थे? अफ्रीका के, तो कौन कहाँ रहने लगे वो आके? अमेरिका में, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या जाएगा? सत्य, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खालिस्तान की बात कर लेते हैं। खालिस्तान में कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, क्या है? लोकतांत्रिक देश है। इसको क्या लिखेंगे आप? लोकतांत्रिक, ठीक है। दूसरा देख लो, मैक्सिको ओलंपिक हुआ 1968 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लोकसभा प्रतिनिधित्व करती है, क्या लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता का। आगे श्रीलंका में भेद है, काय का भेद है? भाषाई और धार्मिक आधार पर भेदभाव है, भाषाई और धार्मिक भेद पर, ठीक है, और धार्मिक आधार पर भेद है। मैंने बोल दिया, आप सुन के लिख सकते हैं। इसका एक बार फिर से बोलता हूँ। चौथे का है श्रीलंका में भाषाई और धार्मिक आधार पर भेदभाव है, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। पाँचवीं की हम बात कर लेते हैं। पाँचवा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में है, क्या चीज़ है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में है स्विट्जरलैंड है, ठीक है। स्विट्जरलैंड एक देश है, वो है, ठीक है। अब एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं, उसका आंसर भी आपको बता देता हूँ। एक वाक्य में उत्तर पहला क्या है? अश्वेत शक्ति आंदोलन हुआ। इसका मैं पहले ऐसा करिए, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में आंसर का भी स्क्रीनशॉट दिला दूँ आपको। ओके, अश्वेत शक्ति आंदोलन हुआ। आगे एफ्रो अमेरिकी कौन है? प्रवासी से क्या तात्पर्य है? बहुल समाज से क्या तात्पर्य? और नस्ली भेदभाव के विरुद्ध अमेरिका में किसने आंदोलन चलाया? ये आपके 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसके आंसर आपके ये रहे 5, ठीक है। आप लिख सकते हैं। तो इस चौथे के 5 ही आंसर सारे ये रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहले का है नस्ल व रंग के आधार पर अमेरिका के भेदभाव। दूसरा है अश्वेत अमेरिकी जिन्हें 17 से 19वीं सदी तक अमेरिका के गुलाम बना के रखा। तीसरा विदेश में रहते हुए अपने देश का नागरिक बने रहना। आगे एक से अधिक समुदाय से मिलकर बना समाज दूसरा है। और लास्ट है मार्टिन लूथर जूनियर, ठीक है। इसके आंसर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या हमारी सही जोड़ियाँ, ठीक है। चलिए तो मैं सीधा बता दूँ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। अश्वेत शक्ति को प्रदर्शित किया किसने?
काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियों ने, ठीक है। आगे है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो ये क्या है, जनता स्वयं शासन में भागीरथी बनती है, भागीदारी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है चौथे का, तो चौथे का हो जाएगा आपका बी, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन, ये वाला, ठीक है। और आपका पांचवा बचा क्या है, दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर नेल्सन मंडेला कौन थे, ये राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम कैसे, लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर देना, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर का पूछा था, ये आपका 4 नंबर का पूछा था। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं सारे। आपका क्वेश्चन पहला होगा कि वर्ण व्यवस्था क्या है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देख लेते हैं इसका आंसर आपका ये रहा, थोड़ा सा और होगा, वो थोड़ा सा अलग टाइप से होगा। आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने डाल दिया कि एक्सप्लेन क्या क्या बता रहा है वो सब चीज़ें। तो क्या है वर्ण व्यवस्था कई अर्थ होते हैं, जैसे प्रकार, क्रम, रंग या वर्ग। इसका उपयोग सामाजिक वर्गों को संदर्भित करने के लिए किया गया है तथा सनातन ग्रंथों में जैसे मनुस्मृति इन और अन्य सनातन ग्रंथों में सिद्धांत रूप में समाज को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया गया, ब्राह्मण, पुजारी, विद्वान और शिक्षक। इनको बता देता हूँ कैसे। जैसे देखा जाए ना कि मनुस्मृति ने कहा है कि चारों वर्णों को ब्रह्मा 4 अंग माने, ब्रह्मा के 4 अंग माने। ब्राह्मण जो मस्तिष्क मुख है, मतलब जो दिमाग है ना उनके पास बहुत अच्छा ये माना गया। क्षत्रिय भुजा में ताकत है। वैश्य जांग में, मतलब वैश्य क्या है, व्यापार करने वाले, ये मान सकते हैं। ये क्या है, मस्तिष्क। ये जो पार्ट है ना किसका बता रहे हैं, ये जो पार्ट है ये ब्रह्मा के पार्ट बताए गए हैं। मस्तिष्क में कौन रहता है, ब्राह्मण। भुजा में कौन रहता है, क्षत्रिय ताकतवर। जांग में कौन रहता है, वैश्य। और पैरों में रहते हैं शूद्र। लेकिन इनका मतलब क्या है, ब्राह्मण आपको पता ही है कौन, कि जो बुद्धिमान बोले गए, इसको बुद्धिमान बोला गया, ठीक है। आगे क्षत्रिय मतलब ताकतवर, ठीक है। वैश्य व्यापार करने वाले, वैश्य। शूद्र जो काम करते हैं, हमारे सबके नीचे रहते हैं काम करने वाले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सब बराबर हो गए। ये माना गया है किसमें, ये माना गया है अपने मनुस्मृति में। बाकी आजकल तो आप समझदार हो ही, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, जो ज़्यादा समझदार है, जिसके पास पैसा है, वही सबसे ऊपर है, खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं आगे कि शहरीकरण क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बहुत ईजी है कि शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार, क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि का विस्तार शहरीकरण कहलाता है। अर्बनाइजेशन कहलाता है। अर्बन एरिया रहता है ना, अर्बन बोलते हैं ना शहर को, ठीक है। और रूरल बोलते हैं किसको, बोलते हैं गाँव के एरिया को, ठीक है। और थोड़ा सा आगे देख लें, कहलाता है यह एक वैश्विक परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहर में जाकर रहना और काम करना ही शहरीकरण कहलाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रंग भेद क्या है। रंग भेद कहाँ से चला, ये अफ्रीका से चला। चलिए देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एसएस ले लीजिए इसका, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं हम रंग भेद। अपार्टाइज, इसको छोड़ दीजिए। संस्थागत नस्लीय अलगाव की एक प्रणाली थी जो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में मौजूद थी, ठीक है। रंग भेद 1948-1990 के दशक में शुरुआत किया था। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा का सारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वैसे भी आप समझदार हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। आप चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब आ जाता है कि लोकतंत्र में विविधता से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं कि किसी भी समाज में विविधता तभी आती है जब उस समाज में विभिन्न आर्थिक, तकवे, धार्मिक समुदाय, विभिन्न भाषाई समूह, विभिन्न संस्कृति तथा जातियों के लोग रहने लगते हैं, ठीक है। और बाकी आप लिख सकते हैं पूरा, अलग अलग पोशाक, अलग अलग तरह की संस्कृति दिखाई देती है। ये क्या होता है, आपकी विविधता है, समाज में विविधता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं क्या है समरूप समाज क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, तो छोटा सा इसका आंसर रहा, ये रहा, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले समरूप समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें काफ़ी समानता पाई जाती है। इसके बीच संस्कृति और जाति पर आधारित असमानता बेहद कम पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारी 2 नंबर वाले कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे ऊपर, ये लघुत्तरी। अब आते हैं दीर्घोत्तरी जो 4 नंबर में आएंगे, ठीक है। इसमें से एक आध पूछा जाएगा, 1 या 2 पूछे जाते हैं इसमें से, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। 100 क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पितृ प्रधान व्यवस्था को समझाइए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे भी है और थोड़ा सा बता देता हूँ आपको।
ये भी एक है कि पितृसत्ता, या क्या है पितृसत्ता, ठीक है। पितृसत्ता मतलब पितृ को प्रधान मानना, मतलब मुखिया जो होते हैं ना घर के, वो कौन होते हैं, वो अपने पिताजी होते हैं, ये माना जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जितना आ रहा है उतना ही ठीक है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए और ले लिया, और थोड़ा सा और नीचे, बस ये संपत्ति के तौर पे, कुछ नहीं है ज़्यादा। चलिए आप ले सकते हैं आप आसानी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं घरेलू हिंसा की। अगला क्वेश्चन होगा घरेलू हिंसा कानून अपराध है, व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि घरेलू हिंसा अपराध है या नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो इसका आंसर ये रहा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ले सकते हैं दहेज वाला तक। उसके बाद थोड़ा नीचे और है, इतना और, ये आपको 4 नंबर देने में पूरा रहेगा। इतना लिखोगे आप तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ओके। क्योंकि आपको लिखना होता है 70 से और 100 के बीच में आप लिख दिया शब्द में, तो ये कम से कम 150 शब्द का होगा आराम से, आप आराम से 4 नंबर पा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे जाते हैं कि नारीवाद आंदोलन को समझाइए। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, देखिए बहुत ईजी है, आराम से याद करेंगे इसको तो आराम से, वही 2-3 बार पढ़ने में आपको रट जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। कि नारीवाद राजनीतिक आंदोलनों, विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों में एक श्रेणी है जो राजनीति और आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और लैंगिक समानताओं को परिभाषित करने में, स्थापित करने और प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य को साझा करते हैं। इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शिक्षण और पेशेवर अवसर स्थापित करना शामिल है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देश के विकास में आवश्यक है, समीक्षा कीजिए। ये आप बुक में देख लीजिए, बुक में मिल जाएगा आपको। ये मुझे मिला नहीं गूगल पे, क्योंकि मेरे पास बुक है नहीं। मैं जितना हो सके गूगल पे ढूंढता हूँ। और बाकी आगे देख लेते हैं कि सांप्रदायिकता समाज के लिए कैसे घातक है। इसका भी आंसर देख लीजिए। चलिए ये इसका आंसर है, आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए यहाँ से सांप्रदायिक देश के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक है। इसका पहला कारण है कि देश की विकास में सबसे अहम भूमिका राजनीति की होती है, ठीक है। ये आप देख लीजिए इसका आंसर और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका ये अध्याय समाप्त होता है, अध्याय अध्याय 15वां, ओके। और अब अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी आपको लगा होगी कि हाँ लाभप्रद है, तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।